Hello students, welcome to Sriji Public School online classes and in 11th Business Studies in chapter number 2 that is Forms of Business Organizations. Our today's topic is Situation of Minor as a Partner. Explain the situation of minor as a partner. क्या एक minor means the person whose age is less than 18 years. So our question is whether a minor can become a partner or not in the firm. If he can, then what will be his rights, responsibilities, etc. So the question is whether the minor can become a partner. So according to Partnership Act 1932, a minor cannot become a partner. Mean to say, a minor cannot become a full-fledged partner. Partner वो नहीं बन सकता, बट उसको प्रॉफिट्स वगैरह शेयर करने के लिए किसी स्पेशल कंडीशन में जरूर जो बाकी पार्टनर्स हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं. नॉर्मल कंडीशंस में वो पार्टनर फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता, बट प्रॉफिट वगैरह शेयर करने के लिए सपोज उस माइनर पार्टनर की रेपुटेशन है, गुडविल है, उस चीज का फायदा उठाने के लिए XYZ और किसी रीजन से वो अगर एडमिट करना पड़ता है तो कुछ कंडीशंस होंगी. उसकी क्या कंडीशंस होंगी पढ़ते हैं. According to Partnership Act 1932, a minor cannot become a partner in the firm. So normally conditions में partner नहीं बन सकता, but he can be admitted to share the benefits of existing firm. Already firm चल रही है, उसके profits वगैरह, benefits वगैरह शेयर करने के लिए उसको जरूर एडमिट कर सकते हैं. He do not invest capital. कोई capital invest वो नहीं करता. He does not participate in management. Participate नहीं करता मैनेजमेंट में, but he will be liable to outsiders. बाहर वालों के लिए वो लाइबल होगा. कोई लोन वोन दिलवाता है लाइक या और किसी तरह से लाइबिलिटी वगैरह राइज होती है बाहर वालों के लिए तो वो जरूर लाइबल होगा. ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन लॉसेज. तो लॉसेज में उसको शेयर नहीं मिलेगा, केवल प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा. तो ये उसकी सिचुएशन है जब वो माइनर है. आई रिपीट, a minor cannot become a partner. Only he can be admitted to share the benefits of an existing firm. He don't invest any capital. He cannot participate in management. But he will be liable to outsiders. Outsiders के लिए liable जरूर उसको माना जाएगा. वो ना तो कैपिटल लगाएगा ना पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर वो लेगा, लॉसेज में शेयर नहीं करेगा. अब है जब वो 18 साल का होता है. 18 साल तक ऐसे चलता रहेगा, कैपिटल वगैरह नहीं लगानी उसको, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना, प्रॉफिट में उसका शेयर उसको मिलता रहेगा. तो ये है 18 साल तक की कंडीशन. अब जब वो 18 साल का होगा देन उसके लिए एक कंपल्सन है कि वो 6 मंथ के अंदर एक पब्लिक नोटिस इश्यू करे. पब्लिक नोटिस में वो क्या लिखेगा कि वो फ्यूचर में उस फर्म का पार्टनर बनना चाहता है या नहीं चाहता. अगर वो एक नोटिस दे देता है कि मैं नहीं बनना चाहता तो उसको फ्री किया जा सकता है. बट अगर वो नोटिस नहीं देता तो उसको ये माना जाएगा 6 महीने बाद कि वो पार्टनर है फर्म का, और फर्म की कुछ लायबिलिटी अराइज होती है या और कोई लॉस होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, उसको सफर करना पड़ेगा क्योंकि उसने नोटिस नहीं दिया. तो पढ़ते हैं इसमें 18 साल के बाद क्या होगा उसके साथ. व्हेन माइनर बिकम adult means a person whose age is more than 18 years. When minor become adult, it is compulsory for him to give a public notice. तो एक सार्वजनिक सूचना उसको देनी पड़ेगी न्यूज़पेपर्स वगैरह में, whether he want to remain partner or not. तो वो फ्यूचर में उस फर्म का पार्टनर बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता, रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, तो उसके एक नोटिस देना पड़ेगा. If he do not give any notice within 6 months, तो कोई नोटिस अगर वो 6 महीने के अंदर नहीं देता, देन आफ्टर 6 months he will be considered as full fledged partner. तो 6 महीने बाद उसको पूरा पार्टनर माना जाएगा, संपूर्ण पार्टनर माना जाएगा. नाउ हिज लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड. तो पार्टनर बनने के बाद उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड होगी. ही विल पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट पे उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. ही विल ऑल्सो शेयर प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेज. पहले क्या था, प्रॉफिट में शेयर उसको मिल रहा था. अब 18 साल का हो गया तो और पार्टनर बने रहना चाहता है तो वो लॉसेज भी उसको सफर करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा. सो दोबारा लेते हैं. जब वो माइनर है, एज माइनर वो पार्टनर नहीं बन सकता, एग्जिस्टिंग फर्म के बेनिफिट्स को शेयर करने के लिए उसको जरूर एडमिट किया जा सकता है. वो कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करता, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट बाहर वालों के लिए लायबल होगा. और लॉसेज में शेयर वो नहीं लेता, प्रॉफिट में शेयर लेता है.
और जब 18 साल का होगा तो या तो एक नोटिस देगा 6 महीने के अंदर वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। अगर नोटिस नहीं देता है तो उसको पूरा पार्टनर माना जाएगा। बाकी पार्टनर्स की तरह वो भी, उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। वो प्रॉफिट और लॉसेज में भी शेयर करेगा, पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, तो फुल फ्लेज पार्टनर वहां से हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस एंड इन अंडर chapter number 2, that is forms of business organization in 11th class. Our today's topic is partnership deed and the contents of partnership deed. The first question arises, what is partnership deed? You know that there are a lot of terms and conditions are decided between the partners when they start partnership. These terms and conditions may be oral or may be written. वैसे बात करके भी वो अपनी पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, रिटर्न में ना लिखे उन टर्म्स कंडीशंस को, और रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी उनको प्रिपेयर कर सकते हैं उन टर्म्स कंडीशंस को। तो उनका जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है टर्म्स कंडीशंस का, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। सो a lot of terms and conditions are decided between the partners. These terms and conditions may be oral or written. oral भी हो सकती है, written भी हो सकती है। Written document of terms and conditions between the partners is called a partnership deed. तो सीधी सी बात है, written terms and conditions between the partners is known as partnership deed. Now, contents of partnership deed. Many contents or terms conditions decided between the partners are written in the partnership deed. Some of them are name of firm किस नाम से वो स्टेब्लिश करेंगे, पार्टनरशिप डीड बनाते टाइम उसमें लिख लेते हैं पार्टनरशिप डीड में। सो नेम ऑफ फर्म लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। नेम एंड एड्रेसेज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम पते, कौन कहां पे रहता है, तो वो लिख लेते हैं पार्टनरशिप डीड में। नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का उनका बिजनेस होगा, ट्रेडिंग बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग का होगा, होलसेल, रिटेल, किस तरह का बिजनेस उनका होगा, तो वो सब कुछ बिजनेस के बारे में डिटेल्स में लिख लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, और वी कैन से एड्रेस ऑफ देयर फर्म, मेन ब्रांच का कहाँ एड्रेस है, सब ब्रांच है उनकी कोई तो वो कहाँ पे है, तो एड्रेसेस वगैरह उसमें वो मेंशन कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड में। कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा और उस कैपिटल पे इंटरेस्ट वो चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे, चार्ज करेंगे तो किस रेट से करेंगे, वो रेट अपनी पार्टनरशिप डीड बनाते टाइम फिक्स कर लेते हैं ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो उनका। तो रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल वगैरह कितनी कंट्रीब्यूट की है वो उसमें लिख लेते हैं। 6th इज ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो पहले ही लिख लेते हैं पार्टनरशिप डीड में कि कोई पार्टनर ड्रॉइंग्स कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ड्रॉइंग मीन्स जब वो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा लेते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं, जब कोई पर्सनल पेमेंट वगैरह फर्म के पैसे में से करते हैं तो उसको भी ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और करेगा कोई पार्टनर ड्राइंग तो फर्म उससे कितने % इंटरेस्ट चार्ज करेगी उस ड्राइंग पे, वो सब कुछ अपना पहले से डिसाइड कर लेते हैं, लिख लेते हैं पार्टनरशिप डीड में। ड्राइंग्स कोई करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो किस लिमिट तक करेगा, और ड्राइंग करेगा तो उस पर क्या ब्याज की रेट होगी, वो सब मेंशन कर लेते हैं। सम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, कैपिटल के बेस पे वो रेशो बांटेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे या इक्वल बांटेंगे या किसी और रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, तो वो अपना पहले से डिसाइड कर लेते हैं ताकि बाद में प्रॉफिट बांटते टाइम उनका झगड़ा ना हो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनरशिप डीड में वो लिख लेते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, किस पार्टनर का क्या राइट होगा, क्या ड्यूटी होगी, कोई स्पेशल ड्यूटी है नहीं है, कोई स्पेशल ड्यूटी हुई तो उसको अलग से पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ अपना पहले से डिस्क्राइब कर लेते हैं, लिख लेते हैं पार्टनरशिप डीड में, किसके क्या राइट्स होगी, किसकी क्या ड्यूटी होगी, ताकि बाद में कोई डाउट या कंफ्यूजन माइंड में ना रहे किसी पार्टनर के। 9th मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स कौन सी मेथड से वो बनाएंगे, डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, डेप्रिसिएशन वगैरह के रिगार्डिंग है, और भी जो मेन बातें हैं अकाउंट बनाते टाइम, चेक वगैरह के पे साइन, किसको कौन से पार्टनर को चेक वगैरह पे साइन करने का राइट होगा, या कौन से बैंक में अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करेंगे वो, तो सारा सब कुछ पहले से डिसाइड कर लेते हैं, लिख लेते हैं पार्टनरशिप डीड में अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने का जो मेथड्स होंगे उनके। 10th इज
सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। कि कोई पार्टनर सैलरी लेगा या नहीं लेगा, लेगा तो किस हिसाब से लेगा, या किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा तो वो किस रेट से मिलेगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन मिलेगा या आफ्टर चार्जिंग कमीशन मिलेगा प्रॉफिट पे। तो वो सब कुछ अपना मेंशन कर लेते हैं पहले ही, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो, कोई डाउट ना रहे किसी के माइंड में। लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, 11th पॉइंट, लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई पार्टनर फर्म से लोन उठा सकता है या नहीं उठा सकता, या कोई पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है या नहीं दे सकता। तो उस पे अगर कोई लोन देता है या लेता है फर्म से तो इंटरेस्ट वगैरह की रेट क्या होगी उस पे, तो वो सब कुछ अपना मेंशन कर लेते हैं, ताकि बाद में कोई लोन वगैरह फर्म को दे या फर्म से लोन ले तो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट उनके बीच में ना हो, तो पहले अपना मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई नया पार्टनर आएगा तो उसके एडमिशन के रिगार्डिंग क्या टर्म्स कंडीशंस होंगी, गुडविल वगैरह की क्या मेथड वगैरह कौन सा वो फॉलो करेंगे, तो एडमिशन के रिगार्डिंग सारी टर्म्स कंडीशंस वो लिख लेते हैं कि भी सभी एग्री होंगे तभी कोई नया आएगा, या किसी एक को छोड़ के बाकी एग्री हो तब भी किसी और नए को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो वो सारी सब कुछ जैसे भी उन्होंने नया पार्टनर एडमिट करना है वो अपना पहले ही खोल कर लेते हैं, लिख लेते हैं टर्म्स कंडीशंस उसमें। एंड 13, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, अवकाश ग्रहण में रिटायर होके जाता है, या भगवान न करे उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, जाने वाले या मरने वाले के जो परिवार वालों को पैसे दिए जाएंगे फर्म से, तो वो कैसे उसका हिसाब किताब होगा, वो सब कुछ प्री डिसाइडेड अपना पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। एंड डेजोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म उनकी अगर खत्म होती है तो वो कौन से मेथड से खत्म होगी, बाय विश अब वो खत्म करेंगे, या कोर्ट की दखलंदाजी से खत्म करेंगे, या और कोई कंपल्सन डेजोल्यूशन वगैरह है किसी तरह का, तो वो अपना पहले मेंशन कर लेते हैं कि फर्म डिजोल्व होगी तो कैसे होगी, कैसे सेटलमेंट होगी उनकी। डिस्प्यूट सॉल्विंग मेथड, भगवान न करे उनके बीच में झगड़ा हो जाए तो वो कैसे अपने मेथड को अपने डिस्प्यूट को सोल्व करेंगे, कौन से मेथड से, वो आपस में मिलजुल के समझाएंगे, सोल्व करेंगे अपने डिस्प्यूट को, या किसी कोर्ट पुलिस स्टेशन वगैरह में जाएंगे, या और किसी पंचायत वगैरह में, तो कैसे वो अपने डिस्प्यूट्स को सोल्व करेंगे, तो अपना प्री डिसाइडेड वो लिख लेते हैं, ताकि बाद में झगड़ा हो तो उनके बीच में कोई दिक्कत ना आए, उनका डिस्प्यूट उसी मेथड से सोल्व हो जाए। एंड द लास्ट वन जो मैंने लिखा है, ये कोई फिक्स नहीं है, 16 ही है, और भी कोई हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का रह गया, और भी कोई पॉइंट उनके बीच में हो सकता है जो उनके बीच में डिसाइड हो इनके अलावा भी। सो लास्ट जो मैंने लिखा है दैट इज गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। ये क्या है, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल? ये दो पार्टनर थे, दो नहीं बल्कि ये 3 पार्टनर थे, गार्नर, मुर्रे और विल्सन तीसरा पार्टनर विल्सन था। रूल गार्नर वर्सेस मुर्रे के नाम से ही जाना जाता है, बट ये पार्टनर्स 3 थे। इनमें से एक पार्टनर इंसोल्वेंट हो गया था, दिवालिया हो गया था, तो शेयर के बंटवारे को लेकर अपनी जब कैपिटल वगैरह वो ले रहा था, हिसाब किताब कर रहे थे, इनमें से इंसोल्वेंट हुआ था मुर्रे इंसोल्वेंट हो गया। जब गार्नर और विल्सन इसका निपटारा कर रहे थे, हिसाब किताब कर रहे थे, तो हिसाब किताब के निपटारे को लेकर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया। उस झगड़े को लेकर ये तीनों कोर्ट में गए। कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन दिया था उनके केस में। उस टाइप का डिस्प्यूट अगर आज भी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में हो जाए, तो वो जो डिसीजन दिया था कोर्ट में, वो डिसीजन अप्लाई करके पार्टनर सोल्व कर सकते हैं। तो लाइक जैसे क्रिकेट आप लोग देखते हो, क्रिकेट में एक रूल है डकवर्थ लुइस रूल। वो क्या कहता है, मैच के दौरान अगर बारिश आ जाए तो वो जो रूल है अप्लाई करके सोल्व कर दिया जाता है, मैच को खत्म करवा लिया जाता है। लाइक ओवर कम कर दिए जाते हैं या रन कम कर दिए जाते हैं दूसरी टीम के लिए, तो वो डकवर्थ लुइस रूल अप्लाई करके उसको सोल्व कर लिया जाता है बारिश के केस में। तो वही यहाँ पे है, तो उनका झगड़ा हो जाए इंसॉल्वेंसी के केस में पार्टनर्स का, तो गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो डिसीजन था वो अप्लाई करके उसको सोल्व किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।